This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 17 डिसेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छन्ति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। अथ योगमूषा दग्धांगार तुषोपेता मृत्ना वल्लीक मृत्तिका तत्तत् विड समायुक्ता तत्तत् विड विलेपिता तया विहिता मूषा योगमूषेति कथ्यते अनया साधितः सूतो जायते गुणवत्तरः। तो दग्धांगार और तुष इनसे युक्त मृत्ना वल्मीक मृत्तिका, इस प्रकार की वल्मीक मृत्तिका तत्तत् विड समायुक्ता, शायद घोड़े की लीद इस प्रकार की होगी। तत्तत् विड विलेपिता, और उसी का विलेपन भी जिसके ऊपर किया गया है इस प्रकार। तया या विहिता मूषा योग मूषेति कहते हैं, और उससे जो मूषा निर्माण की गई है उसको योग मूषा इसको कहते हैं। और इससे साधित जो पारद है वो गुणवत्तर इस प्रकार का होता है। दग्धशब्द अंगार तुषाभ्याम प्रत्येकम संबध्यते। मृत्स्ना पांडुर स्थूलादि गुणोपेता शर्करा मृत्तिका इत्यर्थः। तत्तत् विडसमायुक्ता इति मृत सूतजारणार्थ प्राङ्निरूपित विड मिश्रिता तत्तत् विड विलेपिता तेन विडेन आलिप्ता दग्धांगारादि विडन्तं सर्वम् एकत्र मूषा विरचय्य विडेन अथवा गृह्णीया इति। कोयले का चूर, धान की भूसी की राख, मोक्षोपयोगी मिट्टी, वग्नि का मिट्टी तथा विड़, इन सबों को एकत्र कर कूट पीस कर मूषा बनावे और मूषा के अंदर बाहर पीड़ा का लेप लगा दे। इसको योग मूषा कहते हैं। इस प्रकार में मूषा से साधित पाद अधिक विशेष गुणशाली होता है। गारनाग
धौता गारभूनागदौताभ्यां शनैर्दग्धतुषैरपि समैः समाया च मूषा मृन् महिषी दुग्धमर्दिता क्रौञ्चिका यंत्रमात्रं हि बहुधा परिकीर्तिता तया विरचिता मूषा वज्रद्रावण कोचिता कोचिता वज्रावण का उचिता गार तालाब का कीचड़ इस प्रकार का गार का अर्थ क्या और भूनाग और केची अर्थवर्म गार शब्दोतः कोष्ठागारिका देशे नापि नाम साकल्य ग्रहणम् इति न्यायः कोष्ठागारिका मृत्तिका विशेष कौमारे पोहिका पुकार माटी इति भाषा तो कोष्ठागारिका जो मृत्तिका है वो गार इस नाम से लेनी है और यहाँ पे तालाब का कीचड़ इस प्रकार का अर्थ किया गया है भूनाग शब्देन तन्मृत्तिका ग्राह्या एवं च गार भूनाग धौताभ्याम धौत कोष्ठागारिका किंचुलु सुमूषा मृत पूर्वोक्त शर्करा वल्मीक कौलाल्यादीनाम् अन्यतमा गारादि दृशांत सर्वे सर्वं समं मृत्तिका च सर्वे समाना ग्राह्या क्रौञ्चिका इति यंत्रमात्रे क्रौञ्चिका संज्ञा वर्तते सा हि बहुधा विविध प्रकारा परिकीर्तिता इति अन्वयः तालाब का कीचड़ केचुए की निकाली हुई मिट्टी का धोया हुआ कण सबका टुकड़ा भूसी की राख संभाग इन सबों को एकत्र कर तथा सभी के बराबर काली मिट्टी मिलाकर मूषा महिषी महिषी दुग्ध मर देता भैंस के दूध के साथ अच्छी तरह घोट ले और हीरा को द्रावण करने वाली मूषा को बना दे यह वज्र द्रावणी मूषा है भाषांतर में क्रौंचिका यंत्र मात्रम ही बहुधा उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है गारादि तुषांतम सर्वं समं मृत्तिका च सर्वैः समाना ग्राह्या क्रौंचिका इत्यादि यंत्रमात्रे क्रौंचिका संज्ञा वर्तते सा हि बहुधा विविध प्रकारा परिकीर्तिता इति अन्वयः तो वज्र द्रावण के लिए ये मूषिका बताई गई है अभी हीरे का जो भस्म बनाते हैं उसमें मूषा का कितना रोल है मुझे तो मालूम नहीं है लेकिन हीरक भस्म काफी लोगों का अवेलेबल है तो तपेश्वर का है उंजा का है पुनरुस में भी सामने ने बनाया है मेरे लिए और रसायु वाला योगेश बेंडाले भी खुद हीरक भस्म बनाता है तो ये एक अलग चीज है वो क्या करते हैं एक बार पूछ लेना चाहिए इस प्रकार की मूषा का कोई प्रयोग करते हैं क्या दुग्ध और ये महिष क्षीर में उसका मर्दन करना है ये एक अलग है दुग्ध षड्गुण काराष्ट किट्टांगार षणान्विता कण कृष्णमूर्ति कृतांशागार मूषेत्युदारुता यामयुग्म परिध्मानां नासो द्रवति वद्येन दुग्ध षड्गुण गाराष्ट किट्टांगार षणान्विता
से गारस्य षड्गुणत्वं किट्टाङ्गाराणाञ्च प्रत्येकम् अष्टगुणत्वं कृष्णमृत अपेक्षया च योज्यं दुग्धं वर्धनयोग्यम्। तो कृष्ण मृत्तिका उसके 6 गुणा गार और 8 गुण किट्टांगार और क्षण और दुग्ध, इस प्रकार से की गई मूषा, गार मूषा उसको कहते हैं। यामयुग्म परिधानान नासो द्रवति वदति। दोन याम प्रहर, दोन याम अग्नि देने के बाद भी उसका द्रवीभवन नहीं होता अग्नि से। तालाब का कीचड़ लोह पिष्ट 1 भाग, कोयले का चूर्ण 1 भाग, सन का टुकड़ा 3 भाग, काली मिट्टी 3 भाग, इन सबों को दूध के साथ अच्छी तरह पीस कर बनाए हुए मूषा को गार मूषा कहते हैं। यह 2 प्रहर तक तीव्र आंच देने से भी द्रवित नहीं होती है। प्रमाण जो लिखा है वो काफी अलग है। षड्गुण गार 6 गुना वृक्ष्णवित्तिका से गार होना है। मैंने भाषांतर किया है, काफी अजीब है। लोह पिट्ट 1 भाग, कोयले का चूर्ण 1 भाग, सन का टुकड़ा 3 भाग। नहीं, ये तो भाषांतर मुझे ठीक नहीं लग रहा। काली मिट्टी 3 भाग, ये 3 कहाँ से लाया? 6 और 8 का निर्देश है इसमें, बट 3 कहाँ से लाया है इन्होंने? दुग्धे और दुग्ध, ये भी फर्क है। षड्गुण गाराष्ट पिट्टांगार षणान्विता कृष्णदीप्तां मुषा नारमुषेत्युदाहृता। तो ये संस्कृत टीका का ही अर्थ ठीक लगता है। तो कृष्णमूर्ति टीका से 6 गुण गार, 8 गुण किट्ट और अंगार और क्षण। नाही माहिती, ते कधी केलंच गेलं नाही ना. ताग हे थोडस वस्त्रासारखं आहे. वरमूषा, हा हा वनस्पतीच आहे. क्षण, क्षण म्हणजे ताग, तो उसको जलाकर उसकी रक्षा का प्रयोग इसमें होता रहता है। ये जो आवाज आ रही है, ये किस कारण से आ रही है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। कभी आती है, कभी आती नहीं है। काफी चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो आना शुरू होता है, ऐसा देखा है, लेकिन इसका संबंध क्या है? वज्रांगार तुषा
तुल्या तच्चतुर्गुण मृत्तिका गाराच मृत्तिका तुल्या सर्वैरेतैर्विनिर्मिता वरमूषेति निर्दिष्टा याम बंधि सहेतसा। वज्रांग वज्रांगार, ये बीच बीच में टिडिडिंग टिडिडिंग इस प्रकार का आवाज आ रहा है ना, तुम्हें आवाज नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे आ रहा है क्या? अभी बंद है। पुराना कपड़ा, वज्र, एक भाग कोयले का चूर्ण और उसके चार भाग, एक भाग धान की भूसी की राख तथा मिट्टी चार भाग और तालाब का कीचड़ चार भाग। हाँ ये भी अभी आवाज है, ये तो सब ठोकने का आवाज। तो ये क्यों आ रहा है ये मुझे पता नहीं लग रहा, किस कारण आ रहा है। आता है बीच बीच में। कीपैड, हाँ तो इसकी टीका देखते हैं क्या है। वरमुषाम वज्र तदाख्य लौह पूर्वोक्त संगत्य तत्किट्टम व बोध्यम। वज्र लोह और उसका किट्ट नहीं तो लेना है, और यहाँ तो इन्होंने अलग ही किया है। पुराना कपड़ा, एक भाग कोयले का चूर्ण, वज्र अंगार तुषा तुल्यस्त चूर्ण चतुर्गुण मृत्तिका और उसको चार गुना मृत्तिका, गारा की मृत्तिका तुल्य, और गारा जो है वो भी मृत्तिका तुल्य। वर्मुषे थे निर्दिष्टा यामम अग्निम सहेत सा, वो एक याम तक अग्नि को सहन कर सकती है। अच्छी तरह कूट पीस के निशा तैयार करे, इसको इसे वरमुषा कहते हैं। एक प्रहर तक तेज आंच को सहन कर सकती है। एक सेटिंग रहा तो जिससे कीपैड पर टच करने पर साउंड आए या नहीं, वह बंद करना पड़ेगा। ये सेटिंग कहाँ पे है लेकिन? इसमें तो और कुछ नहीं है इस प्रकार से। तो वरमूषा के बारे में कुछ नहीं लिखा। वज्र का मतलब यहाँ पे किट्ट किया गया है। उसका अंगार तुषा, ये दोनों एक समान। तो चतुर्गुण मृत्तिका, उसके चार गुना मृत्तिका, गारा च मृत्तिका तुल्य, और गारा जो है, गारा के बारे में कोष्ठागारिका,
ऐसा इन्होंने किया है। और इन्होंने तालाब का कीचड़ इस प्रकार का किया है। तो ये भाषांतर कुछ मिलता जुलता नहीं है बिल्कुल। उन्होंने जो भाषांतर किया है, पुराना कपड़ा, ये वज्र का कहाँ से आता है मालूम नहीं। एक भाग कोयले का चूर्ण, अंगार और तुषा, एक भाग घासी भूसी की राख और मिट्टी, चार भाग। इन सभी के चतुर्गुण मृत्तिका है और उसका समान गारा है। तो भाषांतर अलग ही है। पाषाण रहिता रक्ता रक्त वर्गानु साधिता वृत्तया साधिता मूर्छा क्षिति खेचर लेपिता। वर्णमूषेति सा प्रोक्ता वर्णोत्कर्ष नियुज्यते, वर्णोत्कर्ष नियुज्यते। तो पाषाण रहित रक्तवर्ण के रक्तवर्गान साधिता, रक्तवर्ग से साधित वृत्तया मृत, इस प्रकार की मृत, तया साधिता मूषा क्षिति खेचर लेपिता, क्षिति खेचर, तो जो भूमि पर और आकाश में संचार करने वाले क्या है, कंकड़ पत्थर से रहित रक्तवर्ण वाली तथा रक्तवर्ण द्रव्यों से संधित मृत्तिका से बनाई हुई तथा खड़िया मिट्टी की लेप की गई या फिटकर तथा कासिस के जल से लिखकर मूषा वर्ण मूषा कही जाती है। इसका उपयोग वर्ण के उत्कर्ष के लिए होता है। क्षितिखेचर, इसका मतलब इन्होंने खड़िया मिट्टी या फिटकरी तथा कासिस के जल से लिखकर इस प्रकार का किया है। रक्ता रक्त वर्णा रक्त वर्गानुसाधिता वक्ष्यमाण, वक्षमाण कुंकुमा, कुसुम्बादि कुसुम्बादि माक्षिकांत वर्ग क्वाथेर भाविता श्रुता क्षितिखेचर लेपिता क्षितिश्च खश्च क्षितिखे तत्र चरता इति क्षितिखेचरो भूनागाम भूनागमृत काशीश्च, भूनागमृत काशीश्च। ये खे कहाँ पे चरता है? यद्वा क्षिति स्थखेचर काशीशम इत्यर्थः। ये खेचर क्यों आया? अर्थवर्म जो है भूनाग, वो तो भूमि में संचार करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन खेचर इस शब्द से काशीश, भस्म, इस प्रकार का भूनाग मृत काशीशम च तद्यत्वा क्षिति खेचर काशीशम इत्यर्थः। पता नहीं लग रहा है। खड़िया मिट्टी की लेप की गई फिटकर तथा कासिस के जल से लिपकर। ये शायद जमीन पर चलने वाले और उड़ने वाले दोनों, मयूर जैसे है। मयूर ज्यादा इस प्रकार से आकाश में उड़ता नहीं है, लेकिन उड़ सकता है। तो उनके जरिए बनाया हुआ कुछ इसका लेपन किया गया है इस प्रकार से। या कुक्कुट भी हो सकता है इसमें। तो वर्णोत्कर्ष करने के लिए
और कासिस ये कहाँ से आया अर्थ, ये तो पता ही नहीं लग रहा। ये वर्णमूषा कही जाती है। एवं ही श्वेतवर्गेण रूप्यमूषा समीरित, इसी प्रकार से श्वेतवर्ग से किया जाए तो की जाए तो वो रौप्यमूषा कही जाती है। श्वेतवर्गेण वक्षमाण तगरादि कंदांतवर्गेण वर्गेण तत्तद्भेद भेद मृदोद्भूता तत्तद्विड विलेपिता देहलोहार्थ योगार्थम विडमोषेत्युदाहृता। उस भेद के मूर्तिका से उत्पन्न हुई तत्तद्विड विलेपिता, और उन पुरुष से विलेपित देह लोहार्थ योगार्थ, देह और लो इनके योग के लिए विडमूषा इस प्रकार की कही जाती है। शर्करादीनाम् अन्यतम मृदा रचिता इत्यर्थः। तत्तदेह मृद्धि धृता मृद्धि मृदोद्भूता इत्यतः तत्र विडमुदोद्भूता इति पाठः। पूर्वोक्त विड पूर्वोक्त मृदा च उद्भूता निर्मिता देहलोहार्थ योगार्थम देहस्य लोहवत् दार्ढ्य संपादनार्थम ये योगाः तदर्थम तत्कर्म संपादनार्थम इत्यर्थः। देखते हैं एक बार। कंकड़ पत्थर से रहित तथा श्वेत वर्ण वाली तथा श्वेत वर्णों के द्रव्यों से साधित मृत्तिका की बनाई हुई तथा बढ़िया मिट्टी पिटकरिया एवं कांसिस के जल से लिपकर से लेप की गई मूषा को रौप्य मूषा कहते हैं। इसका उपयोग भी वर्ण के उत्कर्ष लिए किया जाता है। और इन्होंने आगे चलकर तत्तद्भेद भवो भेद मृदोद्भूता तत्तद्विड विलेपिता देह लोहार्थ योगार्थ विडमूषेत्युदाहृता। मूषा निर्माण में विहित विशिष्ट प्रकार की मिट्टी के योग से निर्मित मूषा के बाहर भीतर विशिष्ट प्रकार के विड़ से लिप्त कर जो बनाया जाता है उसे विडमूषा कहते हैं। इसका उपयोग मनुष्य के शरीर के लोहे के समान बनाने के लिए विविध प्रकार से किया जाता है। विभिन्न धातुओं को सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विड़ का निर्माण आगे बताया गया है। ओके, गारभूनाग दौताभ्यां तुषमृष्टगणेन च समयसमा च मूषा महिषी दुग्धमर्दिता। क्रौंचिका यंत्र मात्रे ही बहुधा परिकीर्तिता तया विरचिता मूषा लिप्ता मत्कुण शोणितैः बालाब्ध ध्वनिमूलैश्च वज्रद्रावण क्रौंचिका सहते अग्निं चतुर्यामं द्रवेण व्यथिता सती। हाँ, गारभूनाग धौताभ्याम तुषमृष्टक्षणेन च समय समा धौत शब्दध्वनिं यद्वा बालम् अन्नपुच्छकेश तथा शब्दध्वनिमूलन्ते लिप्ता इत्यनेन अन्वयः। अश्वपुच्छकेश द्रवेण व्यथिता
द्रवपूर्णा इत्याशयः समाज भी है। वज्र द्रावण मूषा को बनाने का विधि। तालाब के कीचड़ तथा केचुआ की मिट्टी को धोकर निकाला हुआ खंड तुष्यमृष्ट च धान की भूसी की राख तथा सन के रेशे का टुकड़ा समभाग इन सबों को लेकर तथा समान भाग मूषिकोपयोगी मृत्तिका लेकर मूषोपयोगी मृत्तिका लेकर मृन महिषी दुग्ध मर्दा और भैंस के दूध के साथ मर्दन कर मूषा का या आकार का ही मूषा बना ले और खटमल के रक्त से बाहर भीतर लेप लगा दे तथा सुखा दे। लिप्ता मत्कर्ण शोणित ही बालाब्ध ध्वनिमूलैश्च। इसके बाद सुगंध वाला नागर मोथा तथा आकाश गौर के कल्प का लेप लगा दे। आकाश भवर बाल का मतलब इन्हें वाला वाला किया है, अब्द का मतलब मुस्ता किया है, तो ठीक है। और ध्वनि मूल का मतलब भ्रमर किया है। वज्र द्रावण कौंचिका, वज्र द्रावण कौंचिका मूषा है। यह जल भर कर तीव्र आंच पर रखा जाए तो 4 पहर तक आंच को सहन करती है। व्याधिता सती। शब्द ध्वनि वदतंडुलीयक कोटानटे इति भाषा। बालब्ध ध्वनि मूलैः नवोत्पन्न तंडुलीय मूलैः यद्वा बालम अंतरपुच्छकेशा अश्वपुच्छकेशा तथा शब्दध्वनि मूलम ते लिप्ता। तो इन्होंने तंडुलीय का अर्थ किया है, वन तंडुलीय का। और मक्कुण शोणित ये खास करके हीरे को अगर उसका भस्म करना है तो तंडुलीय थोड़ा रक्त, ये काफी बताया गया है। और ज्ञानेश्वरी में भी इसका रेफरेंस है। ढेकणा सवे मंगला नाही तो हीरा नाही, ऐसे काहीतरी इस प्रकार का कुछ है। तो मत्कुण रक्त एक अहम चीज रही है हीरे के बारे में, और उससे उसका भस्म होता है, हीरा भंग इस प्रकार का होता है। तो काफी अंतर है संस्कृत टीका में और हिंदी भाषांतर में। मूषा आप्यायन, ये 4 याम तक अग्नि को सहन कर सकती है। द्रवे द्रवी भाव मुखे मूषाया मान योगता क्षणम उद्धरणम यत्तन मूषाप्यायनम उच्यते। द्रव जब द्रवी भाव के समीप आ जाता है, होने लगता है, मूषाया मान योगता, उसको मापन करने से मूषा का, क्षणम उद्धरणम यत्तन, उसको एक क्षण भर दूर करना, उद्धरण करना उसका, ये मूषाप्यायन उच्यते। मूषा आप्यायन इस प्रकार का कहा जाता है। मूषा में स्थापित द्रावण योग्य लोह रत्न आदि पदार्थ अग्नि के संयोग से फूंकने पर जब द्रवित होने लगते हैं, उस समय उसका थोड़ी देर स्थायी करने के लिए चूल्हे से उतार दिया जाता है, तब उसे मूषाप्यायन कहते हैं। तो सही है, मैंने जो अर्थ सोचा वही अर्थ यहाँ पे आया। मायते अनेन इति अग्निं तद अयोगतः अग्निसंयोगात् द्रवे द्रावणोपयोगिनी द्रव्ये द्रवीभाव मुखे मूषाय यत् क्षणमुद्धरणम् अग्निता उत्तोलनम्
अवतारणम् इत्यर्थः। ततः तत् आप्यायनं तर्पणं स्थायित्व संपादनम् इत्यर्थः। वृन्ताकमूषा वृन्ताकाकारमूषायाः नालं द्वादशकाङ्गुलं दत्तुरपुष्पवत् चोर्ध्वं सुदृढं श्लिष्टपुष्पवत् अष्टाङ्गुलं च सच्छिद्रं सा स्यात् वृन्ताकमूषिका अनया कर्बरादीनां मृदूनां सत्वमाहार। वृन्ताक यानी तो बैंगन है। वृन्ताक बैंगन के आकार की मूषा में 12 अंगुल लंबी और एक नली लगा दे। वृन्ताकार मूषाएं नालं द्वादशकाङ्गुलं तत्तुर पुष्पवत् चोर्ध्वं सुदृढ़ं श्लिष्ट पुष्पवत्। तद अतुर के फूल के समान ऊपर उठी हो ऐसा आगे ऐसा दृढ़ हो जो ज्ञात हो कि दत्तुर का फूल लगाया गया है। नली का छिद्र आर पार हो और उसका व्यास 8 अंगुल हो। अष्टांगुलं च सच्छिद्रम सास्यात् वृन्ताकमूषिका, ये वृन्ताकमूषिका है। अनया कर्परादीनां मृदूनां सत्वमाहार, इससे कर्पर आदि मृदु पदार्थों का पापन करे, सत्व पापन करे। तो दत्तुर पुष्प आगे फैला हुआ लंबा रहता है, आगे फैला हुआ इस प्रकार का रहता है। तो ये नाल उसमें लगाना है, उसमें ये दत्तुर पुष्पवत इस प्रकार का एक सच्छिद्र अष्टांगुल रखना है उस मूषा में। वार्ताकुफलं सदृशाकारा मूषा कृत्वा तत् द्वादशाङ्गुलदीर्घं नालं योजयेत्। नालाग्रभागं च दत्तुरपुष्पवत् उपर्यधो युग्मकुरूपावस्थितम् अष्टांगुलं सच्छिद्रं च कुर्यात्। उसमें से क्या निकलता है? शायद सत्व जो है वो इस नलिका के द्वारा बाहर आएगा, ऐसा लगता है अभी तो। मूषाया गोस्तनाकारा शिखायुक्त पिधानका सत्वानां द्रावणे शुद्धौ मूषा सा गोस्तनी हो। तो गोस्तनाकार जो मूषा है, शिखायुक्त पिधानक और शिखायुक्त उसका पिधान ढक्कन जो है वो गौ के स्तन के आकार की गोल तथा लंबी मूषा जिसका ढक्कन शिखायुक्त हो उसे गोस्तनी मूषा कहते हैं। इसका उपयोग सत्वों को द्रावण करने के लिए तथा उनको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। निर्दिष्टा मल्ल मूषा या मल्ल द्वितय संपुटा पर्पट्यादि रसादीनां स्वेदनाय प्रकीर्तिता। मल्ल द्वितय संपुटा, मल्ल दो मल्लों के दो शराब, समाकार दो शराबों के संपुट से मल्ल मूषा कहते हैं। इसका उपयोग पर्पट्यादि रसों का स्वेदन करने के लिए किया जाता है। पर्पट्यादि रसादीनां स्वेदनाय प्रकीर्तिता। कुलाल भांड रूपाया दृढ़ा च परिपाचिता पक्वमूषेति सा प्रोक्ता पोट्टल्यादि विपाचने। तो कुम्हार के मटके जैसी जो होती है दृढ़ा परिपाचिता पक्वमूषा, उसको पक्वमूषा कहते हैं। पोट्टल्यादि विपाचन, पोट्टली वगैरह का विपाचन करते हैं। कुम्हार का बनाया हुआ घड़े के आकार की मजबूत पकाई हुई मूषा को पक्वमूषा कहते हैं। पोट्टली आदि रसों के पाचन के लिए किया जाता है। निर्वक्त्र गोलकाकारा कुटन द्रव्य गर्भिणी गोलमूषेति सा प्रोक्ता सत्वर द्रवरोधी। निर्वक्त्र गोलकाकारा, मुख नहीं है इस प्रकार के, निर्वक्त्र है इसमें। बिना मुख वाले तथा गोलाकार मूषा को जिसके अंदर पुटपाक करने योग्य औषध रखा गया हो उसे गोला मूषा कहते हैं, गोल मूषा कहते हैं। यह मूषा औषध द्रव पदार्थों को रोक देती है। मुख बंद होने से
उनमें से द्रव बाहर नहीं निकलते। फुटन द्रव्य गर्भिणी, तो उसको ढक्कन लगा के अंत ही प्रचन करे। मुखरहित गोलाकार इत्यर्थ। सत्वर द्रवरोधी तले या कुर्पराकारा क्रमादुपरि विस्तृता स्थूलवृन्ताकवत् स्थूला महामूषा तु अमीस्मृता। सा चायोभ्रकं सत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च। सा चायोभ्रकः सत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च। तो तल में जो कुरपराकार इस प्रकार की है, क्रमादुपरि विस्तृता, ऊपर विस्तृत हो गई है, स्थूल वृत्ताकवत, स्थूल वृत्ताक जैसी है। न तल में कुरपर संधि के समान छोटा छोटा तथा नोकीला होती है, और क्रमशः ऊपर की ओर बड़े बड़े आकार हो जाता है, और बीच बीच में बड़े भंटा बैंगन के आकार की स्थूल होती है, उसे महामूषा कहते हैं। इसका उपयोग लोहा, अभ्रक का सत्व आदि पदार्थों का पुटपाक करने के लिए तथा उसके द्रावण के लिए किया जाता है। स्थूल वृत्ताकवत् सुला महामुषेति शाश्वता, महामूषा इत्यसौ स्मृता, इत्यसौ वैकते। मंडूकाकार मूषाया निम्नतायाम विस्तरा षडंगुल प्रमाणेन मूषा मंडूक संज्ञका भूमौ निखत्यतां मूषां दद्यात् पुटमथोपरि। मंडूकाकार इस प्रकार की जो लवकर क्यों रहते आयाम विस्तरा षडंगुल प्रमाणेन मूषा मंडूक संज्ञका। जो मूषा मेढक के आकार होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई 6 अंगुल होती है, उस मूषा को मंडूक मूषा कहते हैं। इस मूषा को पृथ्वी में गाड़कर ऊपर से आंच दिया जाता है। सुशल मूसल मुशल मूषा, मूषाया चिपिटा मूले वर्तुलाष्टांगुलोच्छ्रया मूषा सा मुशलाख्या स्यात् चक्री बर्हरसे हिता। चक्री बद्धरसे और बर्हरसे, बद्धरसे से। मुसल नाम की मूषा का, जो मूषा तल भाग में पतले आकार और वर्तुलाकार गोल तथा मुसलाख्य मूषा कहते हैं। इसका उपयोग चक्रबद्ध पारद को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। चक्रबद्ध पारद। सत्वानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धये कोष्टिका विविधाकारास्तासां लक्षणम् उच्यते। सत्व के पातन के लिए और पातित जो उसके शुद्धि के लिए जो कोष्टिका विविध आकार की बनती है, उसको उसका लक्षण आगे बताते हैं। धातुओं का सत्व पातन करने के लिए तथा निकाले हुए तत्वों का शोधन करने के लिए विविध प्रकार के आकार वाली कोष्टिका का निर्माण करे, उसको कोष्ठी कहते हैं। इसके लक्षण आगे कहते हैं। अंगार कोष्ठ्याः लक्षणम् अतः अंगार कोष्ठी राजहस्य समुत्सेदा तद्वत् तद अर्धायाम विस्तरा चतुरस्रा च कुड्येन वेष्टिता मृण्मयेन च।
राजहस्त समुत्सेदा, राजहस्त जितना उत्सेद है तब अर्धायाम विस्तरा, उसका अर्धयाम विस्तर इस प्रकार के होने वाली। चतुरस्राच्या कुड्येन वेष्टिता मृण्मयेन, चार कोण जिसके हैं और मृण्मय कुड्य से वेष्टित, रिक्ति से वेष्टित, इस प्रकार से। एकरितो चरेत द्वारम वितस्त्या भोग संयुतम, द्वारम सार्ध वित सार्धवितत्याः मन्मितम सुदृढ़ं शुभम देहत्यधो विधातव्यम्। दमनाय यथोचितो, प्रादेश प्रमिता भित्ति उत्तरंगस्य चोर्ध्वतः, द्वारंश उपरि कर्तव्यं प्रादेश प्रमितं ततश्चेष्टकया रुद्ध्वा द्वारसन्धिं विभित्तेश। शिखित्रैस्ताः समापूर्य दमेत् भस्रावह्येन शिखित्रान् दमनद्रव्यमूर्ध्वद्वारेण निक्षिपेत्, सत्पपातनगोलांश्च पञ्च पञ्च पुनः पुनः भवेत् अंगारकोष्ठीयम्। खराणां सपोपातनी, काफी अर्थ लगाना मुश्किल है। राजहस्त सवा हाथ 30 अंगुल ऊंचा और उससे आधा 15-15 अंगुल लंबा चौड़ा चौकी मिट्टी के दीवार से घिरी हुई एक भंडी बनावे। उसके एक भित्ति में किसी एक तरफ की दीवार में 12 अंगुल लंबा चौड़ा एक दरवाजा बनाए। चरिद्वारम वितस्त्या भोग संहिता, उस दरवाजे के देहली के नीचे एक प्रादेश अंगूठा तथा तर्जनी के बीच जितनी दूरी होती है उतनी दूरी पर 1.5 वित्ता लंबा तथा 1.5 वित्ता चौड़ा मजबूत सुंदर दरवाजा बनाए, जिसमें 2 धोकनी लगाकर हवा से दमन किया जा सके। इस दरवाजे के दीवार के बीच वाले दरवाजा के ऊपर एक ऊंची दीवार बनावे और मिट्टी की 4 दीवारी के बीच में ऊपर की ओर एक प्रादेश लंबा तथा एक प्रादेश चौड़ा दरवाजा बनावे। इसके बाद भित्ति के मध्य का दरवाजा तथा नीचे का धोकनी वाला दरवाजा, इन दोनों को ईंट के द्वारा बंद कर दे और द्वार की संधि को बंद कर देकर इसके बाद ऊपर वाले दरवाजे से कोयले को भरकर दोनों धोकनिया से दहन करे। पुनः आंच के तीव्र हो जाने पर सत्वपातन के द्रव्य का गोला बनाकर 5-5 गोला भट्टी में बार बार छोड़े। इसको अंगार कोष्ठी कहते हैं। यह खर द्रव्यों का सत्वपातन करने वाली है। ये वितस्त्या भोग संयुतम का उसका उन्होंने कुछ भाषांतर किया ही नहीं है। हस्तद्वयोन्नता, हस्तद्वयोन्नत, राजहस्तस्य विस्तृत व्याख्या द्रष्टव्या। वितस्त्या भोग संयुतः 12 अंगुल विस्तृतम्। ये अर्थ कहाँ से लाया?
और सार्ध द्वारं सार्धवितस्त्या च इत्यस्य देहल्यधा इत्यनेन सम्बन्धात् देहलीद्वारनिम्ने पिण्डिका प्रादेशप्रमिता अङ्गुष्ठस्य प्रदेशिन्या व्यासप्रादेश उच्यते इति उक्तलक्षणा तर्जनी सहित विस्तृतांगुष्ठ प्रमाण एक वीत इतना उत्तर उत्तरंगस्य दारो हस्तदारुण हस्त द्वयोर हस्त द्वयोर हस्तद्वयोच्छेद हस्तमितायाम विस्तार चतुष्कोणे समन्ताद् वेष्टितञ्च चुल्याकारम् एकं मास्तिकं यन्त्रं कृत्वा तस्य एकवित्तौ वितस्ति विस्तरद्वारद्वारपिण्डिका अधः अष्टादशाङ्गुलमानं द्वारान्तरञ्च कुर्यात् द्वारोर्ध्वभागं भागे अंगुष्ठतर्जन्योर्मध्यतः विस्तृता भित्तिः स्थापयित्वा तदुपरि तद्विस्तृतद्वारमन्यत् विदध्यात् ततः इष्टिकया द्वारसन्धिं रुद्ध्वा आलिप्य च कोष्ठीम् अंगारैः परिपूर्य द्वाभ्यां वस्त्राभ्यां धमेत् भस्मीभूते च अंगारे पुनरपि अंगारं सत्वपातनगोलादिकं च पञ्च कृत्वा ऊर्ध्वद्वारेण पुनः पुनः वीक्षिपेत् इत्ययम् अंगारकोष्ठीखरद्रव्याणां सत्वपातने शुभारण्या। एक भित्ति में दार बनाना है वो 12 अंगुल का है इस प्रकार का निबारा सार्धवितस्ति द्वादश अंगुल विस्तीर्ण इस प्रकार का ही द्वार बनाना है। देहल्य तो विधातव्यम धमनाय यथोचितम तो धमन के लिए देहली के नीचे एक खिड़की इस प्रकार की बनाई है। प्रादेश प्रमिता वो एक बीत इतनी होनी चाहिए। भित्ति उत्तरंग से चोर्धतः और उत्तरंग के भी ऊपर करनी है। द्वारंच उपरि कर्तव्यं प्रादेश प्रमितं खलु और ऊपर एक द्वार बनाना है। ततश्चेष्टकया रुद्ध्वा द्वार संधिं विलिप्य च तो ईंट लगा कर ये बंद करना और अंगार उसमें भरे और फिर दमे इसमें दमन करे। शिखिवान धमन द्रव्यम ऊर्ध्वद्वारेण निक्षिपेत् शिखित्रान धमन द्रव्यम ऊर्ध्वद्वारेण निक्षिपेत् अंगार और धमन द्रव्य जो ऊर्ध्वद्वार से नीचे डाले। सत्वपातन गोलांश पंच पुनः पुनः सत्वपातन गोल जो है वो 5 बार एक बार इस प्रकार से डाले। भवेत् अंगार कोष्ठो यम खराणाम सत्वपातन तो ये अंगार कोष्ठी है खर द्रव्यों के सत्वपातन के लिए। तो ऐसा लगता है एक भित्ति में द्वार बनाना है एक्चुअली और शायद विदाउदाशन द्वादशांगुल इस प्रकार का है। उसके नीचे भी एक द्वार और ऊपर भी एक द्वार इस प्रकार का रहेगा। तो द्वार का मतलब क्या है? बाहर निकालने के लिए शायद द्वार होगा और नीचे से मापन करना है। इसमें अंगार डालने हैं और जिसका सत्व पातन करना है वो भी चीजें 5 गोले डालने हैं। ये ऊपर से डालने हैं। पहले अंगार
डाल के वो गर्म कर ले, मापन शुरू करे और फिर ये ऊपर से गोले डाले, ऐसा कुछ लगता है। तो इसको भली भांति समझना पड़ेगा। उसकी किसी एक तरफ की दीवार में 12 अंगुल लंबा चौड़ा एक दरवाजा बनाए। इस दरवाजा को दहली के नीचे के एक प्रादेश अंगूठ तथा तर्जनी के बीच की जितने हैं उतनी दूरी पर की दूरी पर 1.5 बित्ता लंबा तथा 1.5 बित्ता चौड़ा मजबूत सुंदर दरवाजा बनाए, जिसमें 2 ढोकनी लगाकर दमम हवा किया जा सके। उसी दरवाजे के ऊपर एक प्रादेश ऊंची दीवार बनावे और मट्टी की 4 दीवारी के बीच ऊपर की ओर एक प्रादेश लंबा तथा एक प्रादेश चौड़ा दरवाजा बनावे। इसके बाद भित्ति के मध्य का दरवाजा तथा नीचे का ढोकनी वाला दरवाजा इन दोनों को ईंट द्वारा बंद कर दे और द्वार संधि को बंद कर लेप कर दे। इसके बाद ऊपर वाले दरवाजे से कोयलों को भरकर दोनों ढोकनियों से दमन करे। पुनः आग के तीव्र हो जाने पर सत्वपातन के द्रव्यों का गोला बनाकर 5-5 गोला भट्टी में बार बार छोड़े। अंगार कोष्ठी कहते हैं। अभी ये रोटी बनाने के लिए अंगार कोष्ठी का प्रयोग होता है। इसमें ऊपर जगह रहती है अंदर डालने के लिए, अंदर लगाने के लिए, और ये रांझण या पिंप जैसा होता है। नीचे अंगार जलाते हैं और जो रोटी है वो चिपकाई दी जाती है उसके अंदर में, और वो जब पक जाती है तो उसको बाहर निकालते हैं, दूसरी डालते हैं, लेकिन ऊपर से खुला है। इसमें एक संज्ञा है एक्चुअली। याद नहीं आ रहा। पंजाबी डिशेस में जो रोटी मिलती है, सूखी रोटी, तंदूर, हाँ। तो तंदूर इस प्रकार की है। इसमें जो है वो ऊपर से नीचे से दोनों तरीके से बंद है। ऊपर से अंदर डालने के लिए एक दरवाजा और नीचे दामन मापन के लिए एक दरवाजा, इस प्रकार का है तंदूर रोटी या तो ये थोड़ा अंगार कोष्ठी, अंदर कोष्ठ में अंगार है, इस प्रकार का रहेगा। सिर्फ ऊपर से डालने के लिए जो बनाया जाता है वो खुला ही रहता है और उसमें से रोटी चिपका देते हैं। तंदूर रोटी जो है वो। तो ठीक है। देखते हैं, कल थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बहस करके आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः